सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने पहली बार नई कविता शब्द का प्रयोग कब किया? यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने नई कविता शब्द का प्रयोग कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1952 ईस्वी में इलाहाबाद रेडियो वार्ता में। मित्रों याद रखिएगा कि दूसरे सप्तक यानी 1951 की कविताओं को नई कविता का नाम से संबोधित किया जाने लगा था। यानी जो दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ और उसमें जो कविताएं लिखी गई थी उन कविताओं को नई कविता कहा जाने लगा था। लेकिन अगर प्रमुख रूप से बात करें तो 1952 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रसारित रेडियो वार्ता में अज्ञेय ने पहली बार नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। बात करें अगले तथ्य की, यानी अज्ञेय ने जो पहली बार 1952 में रेडियो वार्ता में नई कविता का उल्लेख किया था, जो बाद में नए पत्ते पत्रिका में जनवरी फरवरी 1953 ईस्वी में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। मित्रों याद रखिएगा कि 1952 में अज्ञेय ने पहली बार नई कविता शब्द का उल्लेख किया, जो आगे चल कर के नए पत्ते नामक पत्रिका में जनवरी फरवरी 1953 के अंक में ये प्रकाशित हो गई थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। 1944 ईस्वी में स्थापित कौन सी संस्था नए लेखकों के लिए साहित्यिक संस्था थी? यानी 1944 में एक संस्था स्थापित हुई थी और वह जो संस्था है ये नए लेखकों के लिए एक साहित्यिक संस्था थी। उस संस्था का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा परिमल। मित्रों याद रखिएगा कि परिमल संस्था की स्थापना 1944 में की गई थी और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था नई कविता के विकास और प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। बात करें अगले तथ्य की, इस संस्था द्वारा फरवरी 1953 ईस्वी में शंभुनाथ सिंह की अध्यक्षता में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ओरिएंटल हॉल में एक नई कविता विषय के विचार पर गोष्ठी का आयोजन करवाया गया था। आप याद रखिएगा कि जो परिमल संस्था थी इसके द्वारा एक गोष्ठी रखी गई थी। वो कब रखी गई? 19 फरवरी 1953 ईस्वी में। और इस गोष्ठी का प्रमुख विषय था नई कविता के ऊपर विचार विमर्श करना। और मित्रों याद रखिएगा कि इस गोष्ठी में जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और भारत भूषण अग्रवाल ने नई कविता के विविध पक्षों पर विस्तार से चर्चा की थी। अब बात करें अगले प्रश्न की। मार्च 1953 में नए पत्ते पत्रिका में प्रकाशित नई कविता के रूप विधान और वस्तु तत्व निबंध किसका है? यानी मार्च 1953 में नए पत्ते पत्रिका में प्रकाशित नई कविता के रूप विधान और वस्तु तत्व निबंध किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत भूषण अग्रवाल का। अगला प्रश्न की यानी अगले प्रश्न की हम चर्चा करें तो नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से, यानी नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से निबंध के लेखक कौन है? मित्रों याद रखिएगा कि जो गोष्ठी हुई थी 1953 में परिमल पत्रिका में जो गोष्ठी हुई थी उसके बाद में जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, भारत भूषण अग्रवाल और भी अनेक विद्वानों ने नई कविता पर अपने अपने लेख या अपने अपने निबंध लिखे थे। तो नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से यह निबंध किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रजेश्वर शर्मा। बात करें आज के अगले प्रश्न की। अगस्त 1953 में कल्पना पत्रिका प्रकाशित, यानी अगस्त 1953 में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित नई कविता में मुक्त छंद लेख के रचयिता कौन है? मित्रों याद रखिएगा कि नई पत्ते ये पत्रिका अलग थी और उसमें तो भारत भूषण अग्रवाल का निबंध छपा था, लेकिन अगस्त 1953 में कल्पना पत्रिका में एक लेख लिखा गया था नई कविता में मुक्त छंद। इस निबंध के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न,
किसने नई कविता को प्रयोगवाद का ही विकसित रूप माना है? यानी किसने नई कविता को प्रयोगवाद का ही विकसित रूप माना है? तो इसका सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडेय ने। मित्रों याद रखिएगा कि मुकुटधर पांडेय ने नई कविता को प्रयोगवाद का ही विकसित रूप माना है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। गिरिजा कुमार माथुर एवं बालकृष्ण राव ने छायावाद के पश्चात लिखी गई समस्त कविताओं को क्या नाम दिया है? गिरिजा कुमार माथुर एवं बालकृष्ण राव ने छायावाद के पश्चात लिखी गई समस्त कविताओं को क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर होगा नई कविता। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। किसने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप कहा है? मित्रों याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पंक्ति आपसे परीक्षा में पूछी भी जा सकती है कि किसने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा नामवर सिंह एवं रामविलास शर्मा। अगले प्रश्न की बात करें तो लघु मानव के बहाने नई कविता पर एक बहस, लघु मानव के बहाने नई कविता पर एक बहस निबंध के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा विजय देव नारायण शाही। अब बात करें अगले प्रश्न की। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई कविता का आत्मसंघर्ष लेख के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मुक्तिबोध। और मित्रों आप सभी से एक प्रश्न कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? यानी मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। छायावाद के पतन के एकदम बाद 1937 ईस्वी से ही नई कविता का आरंभ हो गया था, ऐसा किसने माना है? यानी छायावाद के पतन के एकदम बाद 1937 से ही नई कविता का आरंभ हो गया था, ऐसा किसने माना है? या ये मानने वाले विद्वान कौन है कि 1937 के यानी जैसे ही छायावाद का अंत हुआ उसी समय से ही नई कविता का आरंभ हो गया था? तो इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी और बालकृष्ण राव। मित्रों याद रखिएगा कि नंद दुलारे वाजपेयी और बालकृष्ण राव ने कहा है कि जैसे ही छायावाद का पतन हुआ 1936 में, तो 1937 के बाद में जो भी कविताएं लिखी गई उन कविताओं को नई कविता का नाम दिया गया। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता का आरंभ कब से माना है? मित्रों नई कविता के विषय में विभिन्न विद्वानों के मत भी अलग अलग है। तो लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता का आरंभ कब से माना है? तो इसका सही उत्तर होगा 1951 में दूसरे सप्तक के प्रकाशन से। मित्रों याद रखिएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने जो दूसरा सप्तक निकाला था 1951 में, उसी से नई कविता का आरंभ लक्ष्मीकांत वर्मा ने माना है। अगला प्रश्न, नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों की विरासत से निर्मित संश्लेषण की कविता है, यह किसका कथन है? यानी नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों की विरासत से निर्मित संश्लेषण की कविता है, यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा गिरिजा कुमार माथुर और रामस्वरूप चतुर्वेदी। बात करें आज के अगले प्रश्न की। डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता की शुरुआत कब से मानते हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता की शुरुआत कब से मानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 1954 में नई कविता नामक पत्रिका के प्रकाशन से। मित्रों याद रखिएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता की शुरुआत 1954 में नई कविता नामक पत्रिका जिसका प्रकाशन डॉक्टर जगदीश गुप्त ने किया था से मानते हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। नई कविता संपूर्ण जीवन की कविता है, केवल महिमाशाली अंशों तक वह अपने को सीमित नहीं रखती। यानी नई कविता संपूर्ण जीवन की कविता है, केवल महिमाशाली अंशों तक वह अपने को सीमित नहीं रखती।
यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, कविता में नवीनता की उत्पत्ति सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से होती है। यानी कविता में नवीनता की उत्पत्ति सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से होती है। नई कविता के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर जगदीश गुप्त का। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। नई कविता पुराने और नए मानव मूल्यों के टकराव से उत्पन्न तनाव की कविता है। नई कविता पुराने और नए मानव के या नए मानव मूल्यों के टकराव से उत्पन्न तनाव की कविता है। यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद की भूलों का सुधार ही नई कविता है। यानी प्रयोगवाद की भूलों का सुधार ही नई कविता है। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा नरेश कुमार मेहता। चंपू काव्य, और मित्रों याद रखिएगा चंपू काव्य यानी गद्य पद्य मिश्रित जो रचना होती है उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। तो चंपू काव्य की प्राचीनतम रचना कौन सी है? चंपू काव्य की प्राचीनतम रचना कौन सी है? यानी गद्य पद्य मिश्रित जो प्रथम रचना है वह कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा राउल वेल। और इस राउल वेल के रचयिता का नाम पूछ लिया जाए तो रोड़ा कवि, यानी राउल वेल की रचना रोड़ा कवि ने की थी। और मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि राउल वेल से ही हिंदी में नखशिख जो परंपरा है उसका परिवर्तन हुआ था। यानी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस रचना से हिंदी की नखशिख परंपरा का परिवर्तन हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा फिर राउल वेल। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर शर्मा। मित्रों याद रखिएगा कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण भी एक गद्य रचना है और इसके लेखक दामोदर शर्मा है। अगला प्रश्न, यानी आज की कक्षा में जो रचनाएं हम पढ़ेंगे ये केवल गद्य साहित्य से संबंधित है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? यानी मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिश्वर ठाकुर। मित्रों याद रखिएगा कि जो वर्ण रत्नाकर रचना है ये व्याकरण संबंधी रचना है और वर्ण रत्नाकर को मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी रचना को मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है, तो फिर इसका सही उत्तर होगा वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा में रचित गद्य की प्रमुख भक्तिकालीन रचनाएं कौन कौन से हैं? यानी ब्रज भाषा में रचित गद्य की प्रमुख भक्तिकालीन रचनाएं कौन कौन सी है? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी ये जो रचनाएं मैंने नीचे लिखी है ये सारी की सारी रचनाएं ब्रज भाषा में होने के साथ साथ ये गद्य की रचनाएं भी है। तो सबसे पहले रचना की बात करें तो श्रृंगार रस मंडल। मित्रों ये श्रृंगार शब्द ये टाइपिंग की वजह से थोड़ा मिस्टेक हो रहा है इसमें। तो श्रृंगार जो शब्द होगा ये शुद्ध रूप से ये जो रे लगा है ना यहाँ पर ये रे नहीं आएगा यहाँ, यानी सीधा लिखा जाएगा श्रृंगार। तो आप शुद्ध रूप से भी याद रखिएगा कि श्रृंगार शब्द शुद्ध कैसे लिखा जाता है। तो श्रृंगार रस मंडन ये मंडन की रचना गोस्वामी विठल नाथ ने की थी। यानी श्रृंगार रस मंडन की रचना गोस्वामी विठल नाथ ने की। सिद्धांत विचार की बात करें तो यह ध्रुवदास की रचना है और अष्टयाम की रचना नाभादास ने की थी। और ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और परमार्थ वचनिका जो गद्य रचना है ब्रजभाषा की इसके रचयिता बनारसी दास जैन हैं। तो इन चारों रचनाओं को याद रखिएगा कि ये ब्रजभाषा में रचित गद्य की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप कहाँ से मिलता है? खड़ी बोली गद्य का जो प्रारंभिक रूप है वह कहाँ से मिलता है?
तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी भारत से। मित्रों याद रखिएगा कि दक्षिणी भारत में मुल्ला वजही ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में गद्य की रचना की थी। इसलिए खड़ी बोली में दक्षिणी प्रारंभिक रूप की बात कर ली जाए तो दक्षिणी भारत में इसका उद्भव हुआ, और वहाँ के जो लेखक थे मुल्ला वजही, उन्होंने खड़ी बोली में सर्वप्रथम गद्य में रचना की थी। अब बात करें अगले प्रश्न की। उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद छंद वर्णन की महिमा। मित्रों याद रखिएगा कि अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा 1570 में एक रचना लिखी गई जो खड़ी बोली में गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है, और उस रचना का नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो उत्तर भारत की प्रथम खड़ी बोली की रचना मानी जाती है। और अगर पूर्वी भाग की बात करें कि खड़ी बोली के गद्य से पूर्वी या पूर्व हिंदी में ब्रज भाषा में गद्य का अव्यवस्थित रूप मिलता है, यानी पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसमें गद्य का कोई उल्लेख नहीं मिलता, और उल्लेख मिलता भी तो वो अव्यवस्थित है। अगला प्रश्न, दक्षिणी गद्य की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? दक्षिणी गद्य की प्रमुख रचनाएं यानी प्रमाणिक जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मेराजुल। और मित्रों इसके रचयिता, रचना का नाम है मेराजुल, और इसके रचयिता की बात करें तो गेसु दराज। यानी मेराजुल जो गद्य की रचना है दक्षिणी गद्य की, इसके रचयिता गेसु दराज हैं। और फिर अगली रचना की बात करें तो कलमीतुल हकायक, ये जो गद्य की रचना है इसके रचयिता की बात करें तो बुरहानुद्दीन जानम इसके रचयिता है। अगला प्रश्न, राजस्थानी गद्य रचनाओं में अचल दास खींचीरी वचनिका का लेखक कौन है? यानी राजस्थानी गद्य रचनाओं में अचल दास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा शिवदास चारण। यानी राजस्थानी गद्य रचनाओं की अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थानी में प्राप्त गद्य रचना कौन सी है, तो अचल दास खींचीरी वचनिका, और इसके लेखक शिवदास चारण। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रमाणित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? प्रमाणित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा भाषा योग वशिष्ठ। और मित्रों इसकी रचना 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा की गई। यानी भाषा योग वशिष्ठ जो रचना है ये प्रमाणित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। 1741 में इसका रचना काल है, और इसके रचयिता की बात करें तो राम प्रसाद निरंजनी इसके रचयिता है। अगला प्रश्न, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। और मित्रों भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो यानी भारतेंदु युग और इसके जो प्रमुख कवि लेखक हैं, इनका वर्णन भी यानी इनसे संबंधित जो क्लासें हैं मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल रखी है, और प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, तो आप वहां जाकर के भारतेंदु युग का विस्तार से अध्ययन कर सकते हो, और इससे जुड़े हुए जितने भी लेखक हैं उनका भी मैंने वहां पर जीवन परिचय दिया है। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी गद्य का पूरा आभास 19वीं सदी के किन दो लेखकों से प्राप्त होता है? यानी आधुनिक हिंदी गद्य का पूरा आभास 19वीं सदी के वे कौन से दो लेखक हैं जिनसे खड़ी बोली का पूरा आभास प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंशी सदा सुखलाल
व सदल मिश्र। मित्रों, मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो खड़ी बोली की यानी आधुनिक जो हिंदी है उसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं और इनकी रचनाओं से ही खड़ी बोली का या हिंदी गद्य का पूरा आभास प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, राजस्थानी का कौन सा साहित्य हिंदी गद्य के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थानी का कौन सा साहित्य हिंदी गद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा वात साहित्य। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के खड़ी बोली गद्य लेखन में किस कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान रहा? यानी 19वीं सदी के खड़ी बोली गद्य के लेखन में किस कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो इसका सही उत्तर होगा फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना 1810 ईस्वी मानी जाती है। अगला प्रश्न, विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किसने किया है? विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी गद्य का समर्थन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न, पद्म पुराण रचना के रचयिता कौन है? यानी पद्म पुराण भाषानुवाद रचना के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित दौलत राम। अगला प्रश्न, गोस्वामी गोकुल नाथ द्वारा ब्रजभाषा गद्य में रचित पुस्तक कौन कौन सी है? यानी गोस्वामी गोकुल नाथ द्वारा ब्रजभाषा गद्य में रचित पुस्तकें कौन कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा 84 वैष्णवन की वार्ता और दूसरी रचना है 252 वैष्णवन की वार्ता। अगला प्रश्न, गद्य रचना सूरदास की वार्ता के रचयिता कौन है? गद्य रचना सूरदास की वार्ता के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हरि राय। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के प्रारंभ में खड़ी बोली गद्य के 4 लेखक कौन कौन से माने गए हैं? 19वीं सदी के प्रारंभ में खड़ी बोली गद्य के 4 लेखक कौन कौन से माने गए हैं, या फिर खड़ी बोली को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 लेखक या लेखक चतुष्टय कौन माने गए हैं? तो मित्रों, पहले लेखक की बात करें तो मुंशी सदा सुखलाल, दूसरे ईसा अल्लाह खां, तीसरे लेखक लल्लू लाल और चौथे हैं सदल मिश्र। मित्रों, इन चारों लेखकों का नाम याद रखिएगा क्योंकि इनसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा लेखक हिंदी खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाने वालों में शामिल नहीं है। तो इन चारों को याद रखिएगा, मुंशी सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। अगला प्रश्न, सदा सुखलाल की खड़ी बोली गद्य की रचना कौन सी है? सदा सुखलाल की खड़ी बोली गद्य की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा सुख सागर। अगला प्रश्न, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद किस भाषा का समर्थन किया? यानी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किस भाषा का समर्थन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंद अरबी और फारसी शब्दावली बहुल हिंदुस्तानी का। यानी इन्होंने हिंद अरबी और फारसी शब्दावली से युक्त जो हिंदुस्तानी भाषा यानी उर्दू भाषा है उसका समर्थन किया है। अगला प्रश्न, सदल मिश्र की खड़ी बोली गद्य की रचनाएं कौन कौन सी है? सदल मिश्र की खड़ी बोली गद्य की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नासिकेतोपाख्यान और रामचरित्र। मित्रों, इन दोनों रचनाओं को आप याद रखिएगा क्योंकि इनका सीधा लेखक का नाम भी पूछ लिया जाता है कि नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो सदल मिश्र। अगला प्रश्न, कमल के फूल कविता किसकी है? कमल के फूल कविता किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा भवानी प्रसाद मिश्र। और मित्रों, कमल के फूल की अगर विधा की बात करें तो ये भी एक काव्य है यानी कविता है। अगला प्रश्न,
रेती के फूल निबंध संग्रह किसका है? रेती के फूल निबंध संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। और मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि, अनल कवि के नाम से भी जाना जाता है। यानी इन्हें अधैर्य का कवि और अनल कवि भी कहा जाता है। तो रेती का फूल की अगर विधा की बात करें तो ये निबंध विधा में रचित रचना है। अगला प्रश्न, जूही के फूल काव्य संग्रह किसका है? जूही के फूल काव्य संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। और मित्रों, अगर इसकी विधा की बात करें तो ये काव्य संग्रह है। अगर मान लो एक तरफ आपको रचनाएं दे दे, दूसरी तरफ उसकी विधा दे दे कि कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है, या फिर मिलान कीजिएगा। तो जूही के फूल डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न, खादी के फूल काव्य संग्रह किसका है? खादी के फूल काव्य संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत का। मित्रों, याद रखिएगा कि खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत की एक संयुक्त रचना है और ये काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न, जंगल के फूल आंचलिक उपन्यास किसका है? जंगल के फूल आंचलिक उपन्यास किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र अवस्थी का। मित्रों, याद रखिएगा कि जंगल के फूल एक उपन्यास है और उपन्यास में भी ये आंचलिक उपन्यास है। और आप सभी से एक प्रश्न कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। बात करें अगले प्रश्न की, चिता के फूल कहानी के लेखक कौन हैं? चिता के फूल कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। मित्रों, याद रखिएगा कि चिता के फूल एक कहानी संग्रह है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चिता के फूल की विधा क्या है, तो ये कहानी है। और किसके द्वारा लिखित है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न, सुबह के फूल कहानी संग्रह किसका है? सुबह के फूल कहानी संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा महीप सिंह। मित्रों, याद रखिएगा कि सुबह के फूल की अगर विधा आपसे पूछी जाए तो ये कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न, रक्त के फूल रचना किसकी है? रक्त के फूल रचना किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा योगेश कुमार की। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, नीम के फूल कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? नीम के फूल कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गिरिराज किशोर। मित्रों, याद रखिएगा कि नीम के फूल कहानी संग्रह के लेखक गिरिराज किशोर हैं। अगला प्रश्न, श्यामल के फूल उपन्यास किसका है? श्यामल के फूल उपन्यास किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा मार्कंडेय का। मित्रों, याद रखिएगा कि श्यामल के फूल की विधा अगर आपसे पूछी जाए तो ये एक उपन्यास है और उपन्यास के रचयिता की बात करें तो मार्कंडेय। अगला प्रश्न, शिरीष के फूल निबंध के लेखक कौन हैं? शिरीष के फूल निबंध के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। मित्रों, याद रखिएगा कि शिरीष के फूल की विधा की बात करें तो ये निबंध विधा में लिखित रचना है। अगला प्रश्न, जिंदगी और गुलाब के फूल, जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा उषा प्रियमवदा। मित्रों, उषा प्रियमवदा की जिंदगी और गुलाब के फूल रचना कहानी है। जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी यानी उषा प्रियमवदा की। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की,
अशोक के फूल निबंध संग्रह किसका है? अशोक के फूल निबंध संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। बरगद के फूल रचना किसकी है? बरगद के फूल रचना किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा रेणु जी की, यानी फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न, पलाश के फूल कहानी के लेखक कौन हैं? पलाश के फूल कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अमरकांत। अगला प्रश्न, केवड़े के फूल रचना किसकी है? केवड़े के फूल रचना किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव प्रसाद की। अब बात करें अगले प्रश्न की। अबरक के फूल रचना के लेखक कौन हैं? अबरक के फूल रचना के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा योगेश गुप्ता। अगला प्रश्न, दोपहरिया के फूल गद्य गीत किसका है? दोपहरिया के फूल गद्य गीत किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा दिनेश नंदिनी का। अगला प्रश्न, पूजा के फूल कविता किसकी है? पूजा के फूल कविता किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा राम दशरथ मिश्र के। अगला प्रश्न, अधखिला फूल उपन्यास के लेखक कौन है? यानी मित्रों, अधखिला फूल इसकी विधा की बात करें तो ये एक उपन्यास है, और इसके लेखक की बात करें तो हरिओद। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि हरिओद का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, फूलों का गुच्छा खड़ी बोली कविताओं का संग्रह किसका है? फूलों का गुच्छा खड़ी बोली कविताओं का संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा, और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।